हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा वीडियो को, और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों आपके जो सौर सेल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। ये गतिज ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने तरंगों के प्रकार देखे थे, प्रकाश का जो आपका चैप्टर कराया था वहाँ पर आपको बताया गया था दोस्तों, ये आपका अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है या उपयुक्त दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी होती है अनुप्रस्थ दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ क्या होती है दोस्तों, जो माध्यम में परपेंडिकुलरली दोस्तों गति करती हैं। इनके कंपन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं दोस्तों गति के। तो ये आपके यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों एक आप रस्सी को बांध दें, जब आप हिलाते हैं तो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे दिखती हैं। वैसे ही यदि आपकी ध्वनि तरंगों की बात कही गई होगी दोस्तों, तो ध्वनि तरंग आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इनका कैसे कंपन होता है, इनका आगे पीछे होता है दोस्तों। आपने देखा होगा एक स्प्रिंग को यदि आप यहाँ पर बांध दें तो आप स्प्रिंग को जब खींचते हैं कोने से तो ये थोड़ा सा आगे पीछे वाइब्रेट करती है। तो ये दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, प्रकाश वर्ष इकाई है। आपको बताना है दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, द्रव्यमान की, दूरी की या समय की या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दूरी की होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रकाश वर्ष लिखा है तो आपका हो सकता है प्रकाश का मात्रक हो। ये दोस्तों आपका बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल में आता है। जैसा कि आपका देखिए खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापना आपको, ग्रहों के बीच की दूरी को मापना आपको, तो वहाँ पर दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल होता है। एक इससे भी बड़ा मात्रक होता है दोस्तों जो खगोलीय दूरी को मापने के कार्य में आता है, उसे बोलते हैं आप पारसेक। पारसेक बोलते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत बार आता है कि बताइए सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन सा है, तो वो आपका पारसेक होता है। उसके बाद आपका प्रकाश वर्ष होता है, फिर आपके बहुत सारे और भी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती। एक्स रेज आपको पता होगा दोस्तों जो बहुत ही तीव्र होती हैं, ये किसको पार नहीं कर सकती आपको बताना है। ये अस्थि को या लकड़ी को या त्वचा को या मांस को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अस्थि को अर्थात हड्डियों को दोस्तों पार नहीं कर पाती, और इसी के कारण दोस्तों हम इनका इस्तेमाल करते हैं एक्सरे में। आपने देखा होगा जब भी कोई हड्डी टूटी रहती है तो उसका एक्सरे होता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होगा, मान लीजिए आपकी बॉडी है, तो बॉडी में जो मांस है दोस्तों, मांस का एक्सरे पार कर जाएगा मांस को, लेकिन जो हड्डी होगी वहाँ से परावर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टकराया तो वापस आ जाएगा, और यहाँ से टकराया तो वापस आ गया। तो ये दोस्तों जो वापस आएंगी आपकी परावर्तित किरणें, इनको मॉनिटर किया जाएगा दोस्तों, और इनसे एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो बता देगा आपके हड्डी के पूरे ढांचे को दोस्तों कहाँ पर क्रैक है, तो वो आपका स्पष्ट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी आया था, टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। आपने देखा होगा दोस्तों यदि आप पानी में एक छड़ी को डालते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार से आप डालें तो आपको टेढ़ी अंदर की दिखाई देती है। तो इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है, या परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, अर्थात रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। देखिए जब यहाँ से दोस्तों प्रकाश आपका आता है, ये आपका एक माध्यम है जो आपका वायु है, और दूसरा माध्यम आपका जल हो गया। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें आएंगी दोस्तों, जो आपकी परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुँचती हैं, तो इनकी चाल बदल जाएगी, और चाल बदलने से दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, तो इस प्रकार से आपको ये विषमताएँ दिखती हैं और आपको टेढ़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा पता होगा आपको, जो आपकी एसी करंट होती है, जो हमारे घरों में आती है दोस्तों, एसी करंट अल्टरनेटिंग बोलते हैं आप, और दिष्ट मतलब आपका डीसी होती है, जो दोस्तों बैटरी के अंदर बेसिकली पाई जाती है। तो आप देखिए यदि आप एसी का ग्राफ देखेंगे तो एसी इस प्रकार की होती है दोस्तों, एक साइनिक वेव होती है, और वैसे आप डीसी को देखें तो डीसी दोस्तों बिल्कुल समय के साथ में इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आपको एसी को डीसी में बदलना है तो आपको जो यहाँ पर ये सर्कल हैं इनको काटना पड़ेगा और इनको सीधा करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, ट्रांसफार्मर का या ट्रांसमीटर का या रेक्टिफायर का, या इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं।
अर्थात इनको आप दृष्टकारी भी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। आप दृष्टकारी लिख लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका हिंदी में आएगा तो आपका दृष्टकारी आएगा। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, लगातार रेक्टिफाई करते हैं। ये रेक्टिफाई इस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर लगा दिया, दृष्टकारी लगा दिया, तो पहले इस प्रकार से आई, तो यहाँ से टकराने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से होने लगती है, और फिर आपने आगे दृष्टकारी लगाया तो ये लगातार करते करते सीधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होगा वो कौन है। दोस्तों देखिए, प्रकाश, श्वेत प्रकाश की बात कही जा रही है। आपको पता होगा यहाँ पर आपके 7 रंग होते हैं, इनमें से आपका सर्वाधिक कौन अपवर्तित होगा आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपवर्तन का गुण आपको पता होगा, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, और वही आपका अपवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि प्रकाश एक माध्यम से जितना दूसरे माध्यम में जाएगा उतना ज़्यादा अपवर्तन होगा आप कहेंगे। तो इसका मतलब, इसके लिए आपकी जो प्रकाश की वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, वो छोटी होनी चाहिए, तभी ज़्यादा अपवर्तन हो पाएगा। तो ये कंडीशन आपको पता होगी तो आप क्लियरली बता देंगे दोस्तों, आपका बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी रंग की दोस्तों सबसे कम क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसीलिए आपका इसका सबसे कम, सबसे ज़्यादा अपवर्तन होगा। और वैसे ही दोस्तों आपका लाल का सबसे कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि लाल का दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न में आपका दोस्तों प्रकीर्णन में भी आपका आता है, जो आपका बैगनी रंग का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, आपका बिल्कुल सेम कंडीशन आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने कपूर को देखा होगा, जब आप उसे जलाते हैं दोस्तों तो वो सीधा क्या होता है, ठोस से यहाँ पर आपका गैस में बदलता है। जबकि होता क्या है बेसिकली, जब आप ठोस को बदलते हैं तो आपका पहले द्रव में जाता है, द्रव के बाद फिर गैस में जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका सीधा जो आपका ठोस से सीधा गैस में बदले तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप वाष्पीकरण कहेंगे, या पिघलन कहेंगे, या ऊर्ध्वपातन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ऊर्ध्वपातन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कहने का मतलब आपको अदिश राशि बतानी है। इनमें से देखिए दोस्तों, आयतन, या बल, या वेग, या विस्थापन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका आयतन जो है अर्थात वॉल्यूम दोस्तों आपकी अदिश राशि है, ए क्यूब। इसमें आपके कोई भी यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्केलर हो जाएगी। और बल, वेग, विस्थापन दोस्तों आपकी सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, आप यहाँ पर समझेंगे, इस प्रकार से कोई दर्पण है तो इसकी जो चौड़ाई है ये आपकी रही, तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप ध्रुव बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या कोई नहीं। इसे आप दोस्तों द्वारक बोलते हैं। द्वारक मतलब जिससे दोस्तों प्रकाश अंदर आता है। एक प्रकार से आप दरवाज़ा करके याद रख सकते हैं, जो आपका दरवाज़ा है जिससे आपका प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, तो वही दोस्तों चौड़ाई कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, जितनी बड़ी वक्रता त्रिज्या होगी दोस्तों उतना ही बड़ा आपका द्वारक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। दोस्तों देखिए, फाइनली जो आपका ऊर्जा का अर्थात एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है आपको बताना है। ये परमाणु होगा, सूर्य होगा, कोयला होगा, या फिर जल होगा। ये दोस्तों फाइनली देखिए आपका सूर्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य से ही आपकी ऊर्जा बदलते हुए आपके आती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा क्या होती है, ना तो उत्पन्न होती है ना ही इसका विनाश होता है, अर्थात ये केवल ट्रांसफॉर्म होती है। तो सूर्य की ऊर्जा से ही दोस्तों सारी की सारी ऊर्जाएं अलग अलग रूपों में यहाँ पर व्याप्त हैं, अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आपको बताना आँख की जो पुतली होती है उसको किस प्रकार से वो कार्य करती है। ध्रुव तंत्रिका की भांति, या अन्य, या फिर परवर्ती द्वारक की भांति, या इनमें से, या फिर पुतली की भांति। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए परवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी से भरे हुए तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है। ये बिल्कुल वैसे आ गया दोस्तों, जो आपका बर्तन में आपका छड़ टेढ़ी दिखाई देती है आपको, तो उसी का रीज़न, वही रीज़न यहाँ पर भी है। वहाँ पर दिखा था आपने अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, तो ये दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण ही तालाब का तल आपको दोस्तों ऊपर को उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर आप बाल्टी के पानी को भी देखें दोस्तों, आप बाल्टी में देखते हैं, पानी भरी हुई बाल्टी में, तो आपको तल ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ में क्या ले जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, आप बेसिकली आपको बताना है कि ध्वनि तरंगें कैसे गमन करती हैं। ये आपका ध्वनि ले जाती हैं, या ऊर्जा, या द्रव्यमान, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों अपने साथ में केवल ऊर्जा ले जाती हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ध्वनि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है ध्वनि। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जब ध्वनि पैदा होती है, आपको बताया था हमने, पूरा ध्वनि के चैप्टर पूरा कराया है दोस्तों, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के बारे में और भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर।
देखिए ध्वनि जब पैदा होती है दोस्तों एक कंपन के द्वारा पैदा होती है। मान लीजिए आपने कोई कंपन पैदा किया तो इससे क्या होता है, माध्यम के कण दोस्तों आगे पीछे चलते रहते हैं, इससे आपको एक ध्वनि प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें माध्यम के कण अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये कण आपका आगे पीछे नहीं जाएंगे, ये अपनी ही जगह पर रहेंगे। ऊपर को हिला फिर वहीं पर आ जाएगा, फिर ऊपर को हिला फिर वहीं पर आ जाएगा। तो इससे केवल क्या होगा दोस्तों, जो आपकी ऊर्जा है वो आगे को पास होती जाएगी और वही दोस्तों आगे जाके ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से समय कौन सा मात्रक नहीं है। आपको बताना है समय का इनमें से कौन सा वाला मात्रक नहीं है। या आपका अधिवर्ष होगा, या चंद्रमाह होगा, या प्रकाश वर्ष होगा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक होता है, आपको पता है, तो इसीलिए दोस्तों ये आपका समय का मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है एग्जाम में। टार्च से दोस्तों आपको किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। संस्रुत प्रकाश पुंज प्राप्त होगा, या अपसरुत प्रकाश पुंज होगा, या समांतर प्रकाश पुंज होगा, या सभी कथन सत्य हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आपको प्राप्त होता है संस्रुत प्रकाश पुंज। अब संस्रुत होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप समझेंगे। ये दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट आपका पुंज होता है, कन्वर्जेंट आपकी बीम होती है। कन्वर्जेंट मतलब दोस्तों एक बिंदु की ओर, ये आपके देखिए परावर्तित किसी माध्यम से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु की ओर जाते हैं, इकट्ठी होती हुई जाती हैं, तो ये आपकी दोस्तों कन्वर्जेंट कहलाती है। वैसे आपका डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट में क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपका यहाँ पर देखिए अवतल में आप देखते हैं तो अवतल फैलाने का कार्य करता है, लेकिन उत्तल में देखते हैं आप वो एक प्रकार से कन्वर्जेंट करने का कार्य करता है। तो यही आप समझेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि नहीं गुजरती है, आपको बताना है साउंड किस में नहीं गुजरती, नहीं गमन करती। क्वेश्चन बार बार आता है, निर्वात से, जल से, या वायु से, या फिर स्टील से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्वात से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, निर्वात अर्थात वैक्यूम। क्योंकि दोस्तों वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा था कि ध्वनि क्या होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और अनुदैर्ध्य तरंग को दोस्तों माध्यम चाहिए होता है, वो भले ही ठोस हो, या द्रव हो, या फिर गैस हो। और आपने देखा था कि ठोसों में सर्वाधिक चाल होती है, और ठोसों में भी दोस्तों स्टील में ज़्यादा होती है। इस्पात में आपका भी क्वेश्चन आता है कि काहे में होती है, तो आप इस्पात में कहेंगे या फिर आप स्टील में कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी सर्वाधिक चाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन सा वाला नहीं है, हीट का मात्रक कौन सा वाला नहीं होगा। इनमें से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए डिग्री सेल्सियस, या किलो कैलोरी, या कैलोरी, या इनमें से जूल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डिग्री सेल्सियस का होता है, तापमान का होता है। और यहाँ पर जो भी आपको मात्रक दिखते हैं दोस्तों सभी यहाँ पर ऊष्मा के मात्रक हैं, तो यहाँ पर केवल डिग्री सेल्सियस आपका तापमान का हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपने सिनेमा के पर्दों को देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर आपने चित्रों को देखा होगा, तो किस प्रकार का चित्र आपको बनता बताना है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, या दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका वास्तविक बनता है, वास्तविक आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका पर्दे पर प्राप्त जिनका भी प्रतिबिंब आप पर्दे पर प्राप्त करते हैं वो सभी आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जिनका पर्दे पर प्राप्त नहीं होता दोस्तों वो आपके आभासी होते हैं, अर्थात वर्चुअल होते हैं। आपको पता होगा क्योंकि आभासी में क्या होता है, आपको जो रेज होती है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके वास्तविक में मिलती हैं दोस्तों। तो वास्तविक का हमेशा आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है और आभासी का सीधा बनता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तड़े चालक का आविष्कार किसने किया। तड़े चालक पहले होते कि आपको पता होना चाहिए। तड़े चालक दोस्तों जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बिजली को बचाने के लिए दोस्तों, जो आपके बिजली होती है जो बारिश के बाद गिरती है दोस्तों, उससे बचाने के लिए हम छतों पे क्या लगाते हैं, तड़े चालक लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता, या फिर आपका बिजली के मकान के ऊपर गिरने का खतरा नहीं रहता। तो इसमें देखिए तांबे का तार का इस्तेमाल किया जाता है। कभी क्वेश्चन आता है बताइए कौन से वाले तार का इस्तेमाल होता है, तो तांबे के तार का दोस्तों इस्तेमाल होता है इसमें सिरे में। अब देखिए इसका आविष्कार किसने किया आपको बताना है। यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या ग्राहम बेल ने, या लॉर्ड लिस्टर ने, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आप यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, इनको आप तैयार करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।